आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे। स्पेशली पहले हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ टाइम बचता है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। दैट इज द एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब ये एक्सेस डिमांड क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। दो चीजें, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इन दो टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि ये एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिसिट डिमांड क्या है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जाने कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड का मतलब इट इज द सरप्लस एडी ओवर एएस। ठीक है, सरप्लस एडी ओवर एएस, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड मीन्स क्या, जब एडी आपका ग्रेटर देन हो किससे, एएस से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज एक्सेस ऑफ एएस। ठीक है, और एक और चीज, एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर आप सीधे लिख देंगे ना, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ एडी ओवर एएस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो आपको मात्र उसमें हो सकता है आधा मिले या आधा भी न मिले। ठीक है, तो ध्यान से इसमें एक जो वर्ड है लास्ट का जरूर जोड़ेंगे कि एक्सेस ऑफ एडी ओवर एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज ईदर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड बोथ आर कैलकुलेटेड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों के दोनों फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एडी इज ग्रेटर देन एएस अगर सिंपली लिख दिए तो क्या यह सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना होगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। किस लेवल पे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग जब एडी ग्रेटर हो, यानी कि उस पॉइंट पे आपका एडी एएस से बड़ा दिखे। ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड एडी है, ठीक है, और जो एक्चुअल एडी है, एक्चुअल एडी अगर आपके रिक्वायर्ड एडी से अधिक हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो इट इज द सिचुएशन ऑफ, ठीक है, एक्सेस डिमांड। ओके, दैट इज। अब यहां से दो इंप्लीकेशंस निकल कर आते हैं, यानी कि दिस सिचुएशन इंप्लाइज दैट वन इज द प्लान्ड एडी इन द इकोनॉमी हैपेंस टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, प्लान्ड लेवल या प्लान्ड एडी इन द इकोनॉमी happens to exceed its full employment level, so that it is no longer a factor that induces utilization of excess capacity। ठीक है, यानी कि जब इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो प्लान्ड एडी है वह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्सीड कर चुका होता है, यानी कि अब एडी का कोई यूज नहीं है, जिससे कि जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको इंड्यूस किया जाए। उसके द्वारा, जैसे हमने क्या कहा था कि किन्सियन इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में लेके चल रहे हैं या जो एज्यूम कर रहे हैं वह अनयूटिलाइज्ड इकोनॉमी है। ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या जो रिसोर्सेज है वो कम रह जाता है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि एडी उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कवर कर चुका होता है, उससे ऊपर निकल चुका होता है, जिसके कारण अब जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसका रोल या उस पे एडी का कोई रोल नहीं होता है। दूसरी बात, ठीक है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है,
वह क्या हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर चला जाता है, इवन व्हेन जो आपका रिसोर्सेज है, जो फैक्टर है, वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के फुल्ली यूटिलाइजेशन होने के बावजूद भी आपका एडी क्या हो गया, उसको क्रॉस करके आगे निकल गया। तो ये दो सिचुएशंस को इंडिकेट करता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे जरा सा ग्राफ के नजरिए से कि ये क्या प्लांट एडी या प्लांट एएस या रिक्वायर्ड या एक्चुअल, ये दो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज इनकम, आउटपुट, या आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर हम लिख देते हैं एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर हम शो कर रहे हैं एडी एज वेल एज एएस, एडी एज वेल एज एएस। दिस इज द लाइन ऑफ रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एएस या वाई लाइन। दिस इज द एडी विच इज एडी जीरो, हम इसको लिख रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के चलने के लिए यही एडी हमको चाहिए, इसी के अलोंग कंजप्शन होना चाहिए। और इस तरीके से हमारा एडी और एएस एक दूसरे से इस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यह ओएम जो होगा वो ईएम जो होगा, ठीक है, ये जो लाइन है आपका, यही ओएम लेवल ऑफ आउटपुट है, इनकम है, जहां पर रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और यही एग्रीगेट सप्लाई है, जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में एज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है इस सिचुएशन में, ये जो आपकी एडी है, ये वाली एडी जीरो, ये एडी जीरो रिक्वायर्ड है, मतलब इतनी चाहिए इकोनॉमी को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, बट हायर डिमांड होने के कारण आपकी जो इकोनॉमी में एक्चुअल जो आपकी एडी है वो इस एडी से कहीं ऊपर है, दैट इज एडी वन, और ये आपकी कौन सी एडी है, एक्चुअल, मतलब वास्तविक में एडी ये है, जबकि हमको चाहिए रिक्वायर्ड ये। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमारा इक्विलिब्रियम जाकर कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम वहां उसको विशेष न डील करते हुए हमें यहां समझना है एक्सेस डिमांड। तो अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे, यानी कि इसी पॉइंट पे से हम लोग एक्सेस डिमांड को भी देखेंगे और इसी पॉइंट से हम लोग डेफिसिट डिमांड को भी देखेंगे। तो चलिए इस पॉइंट के अगर करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि इस पॉइंट पे आपकी जो एडी चाहिए वो इतनी, मतलब इस पॉइंट पे चाहिए, जबकि आपकी एडी अगर हम बात करें तो यहां है इस पॉइंट पे रेस्पेक्टिव, यानी कि ये जो आपको हम गैप जो दिखा रहे हैं ये वाला, मान लिया जाए इसको हम लोग क्या कर लिए, ईएफ डिनोट कर लिए। ये जो पॉइंट आपको, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग यही जो आपका गैप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप यहां पर सर, बहुत बच्चों का कहना है सर सब जगह तो वही चीज है, यहां भी तो कर सकते हैं, नहीं, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से रखना है, ठीक है, कि यह जो आपका एडी जीरो लाइन है, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, आपका इंडिकेट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को, और ये जो एडी आपका जो इफेक्टिव डिमांड है, ठीक है, या एक्चुअल डिमांड है, वो आपको डिनोट कर रहा है किस चीज के लिए, जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को डिनोट कर रहा है। और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। या इस एक्सेस डिमांड को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एडी
and required AD to maintain full employment equilibrium. क्या? It is the difference between actual AD, यानी कि ये जो actual AD है सो, और जो required AD है जिसको मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। मतलब एक्सेस डिमांड बराबर लिख सकते हैं एक्चुअल एडी में आपका क्या है? एफएम है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, और आपकी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए? ईएम चाहिए, तो यह ईएम, तो एफएम माइनस ईएम क्या होगा? एफ ई या ईएफ लिख सकते हैं इसको। तो यही आपका क्या होगा? एक्सेस डिमांड है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं। तो आप एक्सेस डिमांड को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जो एक्सेस ऑफ एडी ओवर इट्स एज, ठीक है, टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, या दूसरा तरीका ये है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एडी एंड रिक्वायर्ड एडी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सीधा सा इसका असर क्या होगा? एकदम डायरेक्ट कंसिक्वेंस। हम अब बाकी और सारे कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे, बट अगर इसकी बात कर ले कि डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है, इस एक्सेस डिमांड का, तो देखिए कि एक्सेस डिमांड से पहले क्या हो रहा था। अगर ये एडी न था तो इस पॉइंट पर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो थे वो फुल यूटिलाइज हो रहे थे, यानी कि उतनी एडी थी जितनी की हमारी कैपेसिटी है। हम अपनी कैपेसिटी पे फुल यूटिलाइजेशन कर रहे थे। इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, जो इनकम लेवल है वो इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश है, इवन आउटपुट जो है वो हमारी कैपेसिटी के अलोंग है। लेकिन ये एडी बढ़ने के कारण, यानी कि आपकी जो एडी बढ़ गई, रिक्वायर्ड एडी सॉरी एक्चुअल एडी आपकी अधिक हो गई जो सप्लाई से कहीं अधिक है, तो इसका सीधा सा इंपैक्ट, क्योंकि जो रिसोर्स फुल यूटिलाइज होते हैं उसके बाद अगर आपका एडी बढ़ता है तो क्या होगा? उसका सीधा असर जनरल प्राइस पे पड़ेगा। यहाँ भी टर्म याद रखना है, इकोनॉमिक्स में अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि उनको कम नंबर आता है इवन अच्छी स्टडी के बावजूद भी। तो इट इज ओनली ड्यू टू आप लोग इकोनॉमिक्स टर्म कम यूज करते हैं और लिटरेचर के टर्म ज्यादा यूज करते हैं। अब हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द जनरल प्राइस। हो सकता है सर जनरल प्राइस और प्राइस में क्या अंतर है, हो सकता है आपका सवाल हो। तो अंतर है जी, वी आर, ठीक है, स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेनेवर प्राइस इज डिस्कस्ड इट इज जनरल प्राइस, और इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिंपली इट इज प्राइस। बात समझ में आई? तो जनरल प्राइस और प्राइस का मतलब अलग अलग होगा। जनरल प्राइस का मतलब थ्रू आउट द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और सिंपली प्राइस बात कर रहे हैं मतलब कहीं कंसंट्रेटेड या इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसका सीधा कंसिक्वेंस ये होगा कि क्या होगा? जनरल प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ने की सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। राइज इन प्राइस is simply called as inflation या inflationary situation। और ये जो excess demand है it is also known as inflationary gap। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? inflationary gap बोलते हैं, because ठीक है ये इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहा है। ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है here, ये जो ईएफ गैप आप लोग देख रहे हैं, ये ईएफ गैप किस चीज को जनरेट कर रहा है? इन्फ्लेशन को जनरेट कर रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। तो दिस डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। बात समझ में आई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रिसोर्स ऑलरेडी फुल यूटिलाइज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी उसको कांस्टेंट रोल लेके चल रहे थे। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ा के अपग्रेड करके तो आप आउटपुट बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो हम ऑलरेडी अज्यूम कर लिए कांस्टेंट। तो
तो इसका सीधा असर किस पे जा रहा है, प्राइस पे पर जा रहा है, यानी कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और इट इज ड्यू टू दिस डिफरेंस ना, इस डिफरेंस के कारण, इस गैप के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। तो दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को क्या कैसे डिफरेंस करेंगे, इट इज द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड above its required maintain to full employment equilibrium in the economy, यानी कि जो एडी आपको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर का जो भी एवं पोर्शन आपको दिख रहा है, एक्सेस पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग एक्सेस डिमांड के नाम से जानेंगे। ओके, ये क्लियर है, छोटी छोटी बातें यहाँ से कि इन्फ्लेशनरी गैप हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसा क्या है कि अब जो इन्फ्लेशनरी गैप है, इसके अगर आपको एग्जामिनेशंस में कॉजेज लिखने के लिए आ जाएगा, या यह कहे कि कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो कैसे आप लिखोगे उसकी बात करते हैं। चलिए मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं। कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, पहले हम कारण की बात करेंगे, फिर उसके प्रभाव की, इफेक्ट की बात करेंगे, और फिर इसके रिमेडीज की बात करेंगे, यानी कि इसका निवारण कैसे होगा। चलिए क्या क्या कारण हो सकता है, तो सिंपल पहला ये सिचुएशन क्या है, एडी इज मोर देन एएस। एडी क्यों बढ़ा, एडी क्यों बढ़ा, सवाल ये उठा ना, उसी का कारण ढूंढ रहे हैं ना। तो एग्जामिनेशन में अगर माइंड से उतर जाए, सर क्या पढ़ाए थे पता नहीं, याद नहीं है, तो क्या रखना है यार कि एज वी नो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी। ठीक है, इन अ 4 सेक्टर मॉडल देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी व्हिच आर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रखना है 4 कंपोनेंट है किसके, एडी के, किसमें, इन 4 सेक्टर मॉडल। और जब इन 4 सेक्टर मॉडल में ये 4 कंपोनेंट है, तो अगर इनमें से एक की भी वैल्यू बढ़ेगी तो भी एडी बढ़ेगा, चारों की वैल्यू बढ़ेगी फिर भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एडी बढ़ेगा। तो समझिए, पहला अगर सी बढ़ जाता है तो यानी कि राइज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्लियर, यानी कि अगर जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो क्या करेगी, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसकी रेशियो को वो बढ़ा देगी, वो अपने बढ़े हुए इनकम का ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। ठीक है, तो क्या होगा, उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा। दूसरा कि अगर जो फर्म्स है, जो बिजनेस होल्डर्स है, जो बिजनेस पर्सनल्स हैं, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, स्टाफ बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए फिर भी एडी बढ़ेगा, यानी कि इसका कारण ये भी हो सकता है एक्सेस डिमांड का। ठीक है, अब रही बात इसके जो अलावे आपके 2 हैं, ठीक है, कौन कौन, गवर्नमेंट, तो वहां भी राइज इन कौन सा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करे, बहुत सारे प्रोजेक्ट ला ले, नए नए प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है, योजनाएं ला रही है, उस पर खर्च कर रही है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी में एडी बढ़ेगा। और 4th वन, ठीक है, राइज इन, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, राइज इन नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ नेट एक्सपोर्ट टर्म हम क्यों यूज किए हैं तो समझिए, अगर आप नेट टर्म यूज नहीं करना चाहते हैं
तो यहाँ पर आपको दो कारण लिखने होंगे, एक नंबर ए कारण, एक नंबर बी कारण। नंबर ए में आपको लिखना होगा कि राइज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, और दूसरा फॉल इन इंपोर्ट को भी दिखाना होगा। फॉल इन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का बढ़ना और इंपोर्ट का घटना, वहां से आपको ये दोनों पॉइंट्स दिखाने होंगे। और अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स नहीं दिखाने हैं तो सिंपली लिखेंगे राइज इन एक्सपोर्ट। दैट मीन्स अगर बाहर से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड अधिक होगा तो देयर विल बी राइज इन एडी इन द इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को जनरेट करेगा अगर आपकी एक्सेस कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी है तब। क्लियर? तो ये आपको ऐसे चार कारण याद रखने हैं, ठीक है। राइज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन नेट एक्सपोर्ट। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इंपोर्ट, यानी कि बाहर से आप कम मंगाते हो और यहाँ आपका डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अब रही बात कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, की भी बात कर लेते हैं। इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए इफेक्ट, हम एक डिफेक्ट तो क्लियरली समझ लिए हैं कि इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, कि आपका जो प्राइस है, जनरल प्राइस है, वो जनरल प्राइस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जनरल प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ेगा। कौन सा प्राइस, जनरल प्राइस, जनरल प्राइस विल राइज। इंप्लॉयमेंट के क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रोजगार भी बढ़ेंगे, नहीं, रोजगार नहीं बढ़ेगा। वाई, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट थी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट थी, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ना ही आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि अगर हम आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें तो आउटपुट पे नो इफेक्ट। कारण क्या लिखेंगे कि एज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो नो इफेक्ट। व्हाई, बिकॉज there is a already full employment in the economy। इकोनॉमी में ऑलरेडी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और एक और इफेक्ट आता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा वेज प्राइस है वो स्पाइरल हो जाता है। वेज प्राइस क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल सिचुएशन इसको बोलते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल सिचुएशन। जरा इसको समझिए कि क्या होता है। ये तो ऐसे भी पहले का सिचुएशन है, इन्फ्लेशन हमेशा वेज प्राइस स्पाइरल सिचुएशन को जनरेट करता है। इसका मतलब होता है कि वेज कैचेज प्राइस एंड प्राइस कैचेज वेज, यानी कि प्राइस के बढ़ने से लोग मजदूरी बढ़ाने के लिए जिद करेंगे और मजदूरी जैसे ही बढ़ेगा तो उसका सीधा फिर असर पड़ जाएगा किस चीज पे, प्राइस पे। जैसे सपोज कि ये सिचुएशन में हम डील कर रहे हैं तो इकोनॉमी में हर एक चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस काफी ऊपर हो जाएगा, तो जो भी इम्प्लॉयड है, क्योंकि इम्प्लॉयमेंट तो कहीं मिलेगी नहीं, इनकम बढ़ने का कोई दूसरा उपाय होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपने फर्म्स पे प्रेशर करेंगे, दबाव डालेंगे कि हमारी आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ। काम तो आप ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड है। तो उस केस में क्या होगा, फर्म्स पे आप ज्यादा प्रेशर करोगे तो फर्म्स को मजबूरी आपकी वेतन बढ़ानी पड़ेगी। और वो वेतन कहाँ से लाएगा, ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्शन एक्सेस करके वो उसको कवर कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो इधर वेज बढ़ाएगा उसका सीधा उसको क्या कर देगा, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग बढ़ा देगा। फिर आपके साथ वही सिचुएशन होगा, यानी कि जैसे ही यहाँ वेज बढ़ा वहां प्राइस बढ़ा, फिर प्राइस बढ़ेगा तो फिर यहाँ वेज बढ़ाने के लिए बात होगी। मतलब ये वेज प्राइस स्पाइरल सिचुएशन बोलते हैं, यानी कि वेज कैचेज प्राइस, प्राइस कैचेज वेज। तो इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो फाइनली इसका इंपैक्ट यही होता है कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाता है, वो जो पाथ ऑफ ग्रोथ होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, इकोनॉमी ठहर जाती है। इकोनॉमी मतलब एक कह सकते हैं वैसे सिचुएशन में चला जाता है जहां से रिकवर करना जरा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अगर ये लगातार होता रहेगा तो
दैट इज ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था एक्सेस डिमांड का, या उसके कॉजेस या उसके इफेक्ट। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे सिचुएशन, लेकिन टॉपिक एक ही है। इसी में आप अगर इसको बेहतरीन से समझ लिए तो आपका बहुत सारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप इसके बाद आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और व्हाट एवर योर प्रॉब्लम्स आप हमसे पूछ भी सकते हैं।